मम्मी ये आपने क्या रट लगा रखी है, साड़ी पहनना सीख ले, साड़ी पहनना सीख ले। मैं साफ साफ बता रही हूँ, मैं शादी के बाद कोई साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाली। आप एक बार मेरी तरफ देखो तो, मैं साड़ी पहनने वाली लड़की दिखाई देती हूँ क्या? मेरे ऊपर तो जीन्स, शॉर्ट स्कर्ट ये सभी सूट करता है। देखो प्राची, शादी के बाद सबको साड़ी पहननी पड़ती है, और ये जो शॉर्ट स्कर्ट की तुम बात कर रही हो ना, शादी के बाद तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाने देगा। ठीक है तो कह रही है तेरी भाभी। अरे कम से कम अपनी भाभीयों को देख कर ही कुछ सीख ले। तेरी भाभीयों ने कभी पहना है ससुराल में जीन्स और शॉर्ट्स? अरे शर्म नाम की कोई चीज़ है कि नहीं आजकल की लड़कियों में? चुपचाप से साड़ी पहनना सीख ले। जैसे हिंदुस्तान में बाकी की बहुएं रहती है, तू भी वैसा ही रहेगी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ माँ, मैं ऐसे लड़के से शादी ही नहीं करूँगी जिसकी सोच इतनी छोटी हो कि उसे अपनी पत्नी के जींस या किसी और ड्रेस पहनने से प्रॉब्लम हो। अरे वो मुझसे शादी कर रहा है ये साड़ी से। तुझसे तो बहस करना ही बेकार है प्राची, लेकिन मेरी बात गांठ बांध कर रख ले। मैं तेरी माँ हूँ, तेरा बुरा नहीं चाहूँगी बेटा। कोई भी लड़की ससुराल में जाकर शॉर्ट्स पहन कर घूमे, ये बात कोई भी ससुराल पसंद नहीं करेगा। इसलिए तेरी बेहतरी इसी में है कि तू समय रहते ससुराल के माहौल में ढलना सीख ले, तभी तेरी आगे की ज़िंदगी सुख से बीत सकती है, वरना ज़िंदगी भर रो रो के ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। सबकी बातों का प्राची पर कोई असर नहीं था। वो तो माँ और भाभी की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देती है। कविता प्राची के लिए एक से बढ़कर एक अच्छे लड़कों के रिश्ते लेकर आती है, लेकिन प्राची अपनी जिद पर ही अड़ी रहती है और हर लड़के में कुछ न कुछ कमी निकाल कर मना करती रहती है। अरे मैं पूछती हूँ, आखिर तू ढूंढ क्या रही है जो इतने अच्छे अच्छे लड़के में नहीं मिल रहा? अगर इसी तरह से तू नखरे करती रही ना, तो कल को किसी सेकंड हैंड आदमी से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उम्र निकलने के बाद अच्छे रिश्ते नहीं मिला करते। ये सब क्या है माँ? कौन से ज़माने में जी रहे हो आप लोग? आजकल की लड़कियाँ किसी के दबाव में आकर ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर लेती। मैं पहले अच्छे से देखने समझने के बाद ही किसी लड़के को हाँ करूँगी। अरे बेटा तू खूब देख सोच समझ, लेकिन ये तो बता कि तुझे आखिर इन लड़कों में कमी क्या दिखाई दी? हमें पता तो होना चाहिए ना कि आखिर तू लड़कों में ढूंढ क्या रही है। देखो माँ, आप जो भी लड़के लेकर आते हो ना, वो सब अपनी माँ के पल्लू से बनने वाले लड़के हैं। 2-4 दिन जब उनसे मैं बात करती हूँ, सब अपनी औकात पर आ जाते हैं। हमें संस्कारी लड़की चाहिए, साड़ी पहनने वाली चाहिए, मंदिर जाने वाली चाहिए, माँ बाप की इज्जत करे, सेवा करे, सम्मान करे। अरे इन्हें बीवी चाहिए या रिमोट से चलने वाली गाड़ी जिसे अपने हिसाब से चला सके। तो तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हें देखने के लिए आने वाला लड़का तुम्हें क्या बताए कि मुझे क्लब में जाकर नाचने वाली लड़की चाहिए, जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर मेरे माँ बाप के सामने घूमे, जो उनकी इज्जत ना करती हो, रात रात भर बाहर पार्टी करती हो? अरे तुम खुद सोच कर बताओ कि ऐसी लड़की से कोई भी लड़का शादी करना चाहेगा क्या? और तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे भाई की शादी एक ऐसी लड़की से हो जो तमीज़ के कपड़े तक ना पहनती हो? देखो प्राची, हवाई में बातें करना बहुत आसान है, लेकिन वास्तविक जीवन में चाहे लड़का हो या लड़की, शादी के बाद दोनों को ही बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। इन समझौते और समझदारी से ही शादी का रिश्ता आगे बढ़ता है। मैं तुमसे बड़ी हूँ ना, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ कि किसी भी लड़के को ऐसी बेफिजुल बातों के लिए रिजेक्ट करना छोड़ दो और एक अच्छे लड़के को देखकर समय रहते शादी कर लो, वही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है और प्राची की अकड़ भी अब कुछ ढीली पड़ जाती है। फिर एक दिन प्राची की माँ और पिताजी एक अच्छे से लड़के से उसका रिश्ता तय कर देते हैं और प्राची शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। शादी के 2 महीने बाद, भाभी मैं कल मायके आ रही हूँ और इस बार ना मैं पूरा 1 महीना रहकर जाऊँगी, क्योंकि मम्मी जी ने कह दिया है कि शादी के बाद हमारे यहाँ दुल्हन होली अपने मायके में ही मना कर आती है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, पूरा 1 महीना घर पर आकर मौज करूँगी। अरे हाँ प्राची, बिल्कुल आ जाओ, ये तो तुम्हारा अधिकार है। शादी के बाद तो मायके आने की खुशी ही कुछ और होती है। तुम कल समय से पहुँच जाना, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। अगले दिन सुबह 10 बजे ही प्राची अपने मायके पहुँच जाती है। प्राची को मायके छोड़ने के बाद उसका पति वैभव वापस अपने घर लौट जाता है। कहने को तो प्राची की शादी को अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए थे, लेकिन इन 2 महीनों में जैसे प्राची के तो हाव भाव, तौर तरीके पूरी तरह से बदल गए थे।
अब वो मायके में होने वाली हर छोटी बड़ी बात पर मुंह बिचकती और अपने ससुराल की तारीफों के पुल बांधती। अरे प्राची, ये तुमने क्या पहन लिया? तुम्हें पता है ना, ऐसी आधी आधी टांगे दिखने वाले कपड़े तुम्हारे भैया को बिल्कुल पसंद नहीं। जाओ जाकर चेंज करके आओ। भाभी, अब मेरी शादी हो चुकी है और ऐसी पिछड़ी सोच मेरे ससुराल में किसी की नहीं है। मेरी सासू माँ ने तो खुद मुझसे कहा, प्राची बेटा, गंवारों की तरह दिन भर साड़ी में लिपटी मत रहना, आजकल की लड़कियों की तरह अपडेट होकर रहना। अब अगर तुम घूंघट की गुड़िया बनकर रहोगी तो हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम कैसी गंवार लड़की को ब्याह कर ले आए हैं। जब मेरी सास ने मुझे परमिशन दे दी है तो कोई और भला बीच में क्यों बोलेगा? मैं तो अपने ससुराल में भी स्कर्ट, जीन्स, मिडीज ये सभी पहनती हूँ। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? शादी के बाद जो लड़कियां सूट या साड़ी पहनती हैं उनके ससुराल वाले पिछड़े होते हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे मम्मी पापा और भैया सब पिछड़े हुए? भाभी, अब ये सब सोचना तो आपका काम है। मैं तो इस घर से जा चुकी हूँ। इस घर की घिसी पिटी परंपराओं और रीति रिवाज से मुझे तो छुटकारा मिल चुका है। प्राची, तुम्हें खुद अजीब नहीं लगता? ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के ससुराल में घूमने में तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे साड़ी ना सही, कम से कम सूट तो पहना करो। तुम्हारी सासू माँ ने छूट दे दी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम सीधा हवा में उड़ने लगोगी। भाभी, आपको याद है ना, जब मैं शादी होकर आई थी तो मैंने कितनी ज़िद की थी माँ जी से कि मुझे सूट पहनने दो, साड़ी में मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता और साड़ी पहनकर मैं काम भी नहीं कर पाती। लेकिन उस समय ये प्राची ही तो थी जिसने माँ के कान भरे थे और माँ को समझाया था कि शादी के बाद तो बहू साड़ी में ही अच्छी लगती है। भाभी, आप लोगों ने अपने आप को कभी ध्यान से देखा है? लंबी सी मांग निकाल कर उसमें 2 किलो सिंदूर भर लेती हो, बड़ी बड़ी बिंदिया, ये रेड कलर की लिपस्टिक, हाथ भर भर के चूड़ियाँ। अब आपके जैसी लड़कियों को कोई साड़ी पहनने के लिए ही कहेगा ना, मिनी स्कर्ट तो पहनाएगा ही नहीं। आपके ऊपर ना सूट भी नहीं करेगी ऐसी ड्रेसेस। ऐसा है ना भाभी, ये सब ड्रेस भी वही पहन सकता है जिसके पास पर्सनालिटी हो, स्टाइल हो, जो आपके पास डोंट माइंड पर है नहीं। इसलिए आप लोगों की पर्सनालिटी के हिसाब से मैंने आपको साड़ी पहनने के लिए कह दिया था। मेरी बात अलग है, मुझे देखकर तो पहली मुलाकात में ही वैभव ने कह दिया था, देखो ये साड़ी वाड़ी के चक्कर में तुम बिल्कुल मत पड़ना, तुम्हारी ऊपर तो एकदम सूट नहीं करेगी, तुम्हें तो मैं बढ़िया से बढ़िया ड्रेस दिलवाऊंगा। और नेक्स्ट मंथ हम गोवा भी जा रहे हैं, वहाँ के लिए भी मैंने ऐसे ऐसे ड्रेसेस लिए कि आपकी तो आंखें फटी रह जाएंगी। प्राची की बात सुनकर दोनों भाभियों को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन शादी के बाद पहली बार घर आई हुई ननद को वो दोनों नाराज़ नहीं करना चाहती थी। इसलिए बात को ज़्यादा आगे बढ़ाए बिना दोनों चुपचाप जाकर अपने अपने काम में लग जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में प्राची की कई बातें खटक ज़रूर रही थी। अगले दिन, मोना, काव्या बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ तुम दोनों, होली आने वाली है तो मैं सोच रही हूँ कि प्राची के लिए शगुन के कपड़े ले आते हैं। लगे हाथ तुम दोनों को भी बढ़िया बढ़िया साड़ी दिलवा देती हूँ, खुद अपनी पसंद से चूज़ कर लेना तुम दोनों भी। हाँ माँ जी, हमें तो आप साड़ी ही दिलवाएंगी, और प्राची को क्या दिलवाएंगी? मिनी स्कर्ट, हाफ पैंट, शॉर्ट्स या कुछ और जो गोवा की ट्रिप पर पहन सकी? अरे काव्या बहू, कैसी बातें कर रही हो? हम भला क्यों अपनी बेटी को ऐसे उल ड्रेस देने लगे? मैं तो उसको भी साड़ी ही दिलवाऊंगी, वो चाहे पहने या फेंके। और ये छोटे छोटे कपड़े पहनने के ना पहले कभी मैं पक्ष में थी और ना अब हूँ। उसके ससुराल वाले उसको जो मर्जी पहना है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कभी भी अपनी बेटी को ऐसे बेढंगे कपड़े नहीं देने वाली। माँ जी, मन ही मन खुशी तो आपको बहुत हो रही होगी कि आपकी बेटी कितने बड़े परिवार में गई है, कितने ऊंचे ख्यालात वाले लोग हैं जो आपकी बेटी को इतने ऐश से रख रहे हैं, लेकिन हमारे सामने झूठी ही आपको ऐसी बातें कहनी पड़ रही है। मैं सब समझती हूँ। अरे तू क्या समझती है? ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे ऐसे ताने मार रही है? माँ जी, कल ही प्राची ने हम दोनों को आईना दिखाया है कि हम कितने पिछड़े और गंवार लोग हैं जो शादी के बाद से इतने सालों में सिर्फ साड़ी में ही लिपट कर रह रहे हैं। अगर सास ससुर की बात मानना, उनकी इज्जत करना, ढंग के कपड़े पहनना गंवार पहना है तो ठीक है, हम गंवार ही ठीक है। हम अदब के कपड़े पहनते हैं तो हम गंवार हैं, और वो प्राची बिना सिंदूर के आधे आधे कपड़े पहनकर घर में घूमती रहती है तो वो बहुत मॉडर्न है। और आप हमें तो सूट पहनने पर भी टोक देती हैं, अपनी बेटी को कुछ नहीं कहती।
कविता बहुत हैरानी में थी, क्योंकि इतने सालों में पहली बार उसकी बहुएं उससे सवाल जवाब कर रही थी, और वो भी सिर्फ प्राची के कारण। बहस को बीच में ही छोड़कर कविता अपने कमरे में लौट आती है। बस बहुत हुआ। अगर प्राची ऐसे ही घर में घूमती रही तो मेरी दोनों बहुएं मेरे खिलाफ हो जाएंगी, और कल को अगर ये भी ऐसे कपड़े पहनकर घूमने लगी तो हे भगवान। बस अब और नहीं, मैं आज ही बहाने से दामाद जी को बुलाती हूँ ताकि वो प्राची को वापस ले जाए। अगले दिन दोपहर में वैभव अपनी माँ को लेकर प्राची के घर पहुँच जाता है। प्राची, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? शर्म नहीं आती तुम्हें शादी के बाद ऐसे अधनंगे कपड़े पहनकर घूमते हुए? वो माँ जी, वो क्या वो? अरे शादी से पहले तुम चाहे जो भी पहनती रही हो, लेकिन अब तुम हमारे घर की इज्जत हो। आगे से कुछ भी करने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि अब तुम सिर्फ इस घर की बेटी नहीं, हमारे घर की बहू भी हो। अब मैं तुम्हें एक दिन के लिए भी मायके नहीं छोड़ने वाली। तुरंत जाकर कपड़े बदलो और अपने घर चलो। सास की कड़कती आवाज़ सुनकर प्राची दौड़ते हुए अपने कमरे में जाती है और जल्दी से कपड़े बदलकर साड़ी पहनकर बाहर आती है। बेचारी प्राची का झूठ का किला एक झटके में टूटकर ढह गया था। प्राची की सास को गुस्से में भरा देखकर दोनों भाभियों को इतना तो समझ में आ ही गया था कि प्राची ने अपने ससुराल के बारे में जितनी भी बातें कही थी वो सारी झूठ थी। प्राची अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती और उसे वापस ले जाती है। दीपा और प्रशांत की शादी को 5 साल हो चुके थे और उनका 2 साल का एक छोटा सा बेटा भी था। दीपा और प्रशांत दोनों ही नौकरी करते थे। प्रशांत जहां एक कंपनी में इंजीनियर था, वहीं दीपा एक मॉडलिंग कंपनी में काम करती थी। दीपा देखने में बहुत खूबसूरत थी। वो अपने बेटे और प्रशांत दोनों का बहुत ख्याल भी रखती थी। एक बच्चे को जन्म देने के बाद भी दीपा किसी मॉडल से कम नहीं दिखती थी। दीपा, एक बात तो कहनी पड़ेगी, हमारा बेटा होने के बाद भी तुम बिल्कुल वैसी ही दिखती हो जैसी शादी से पहले दिखती थी। थैंक यू प्रशांत, लेकिन क्या करूं, मेरा जॉब भी ऐसा ही है। मॉडलिंग एजेंसी में काम करती हूँ, वहां पर अच्छा दिखना बहुत जरूरी होता है। दीपा, इतनी मॉडर्न होते हुए भी तुम हमारे बच्चे का, इस घर का कितना अच्छे से ख्याल रखती हो। कभी कभी तो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है मुझे। प्रशांत, तुम भी तो मेरा कितना ख्याल रखते हो। अच्छा चलो, अभी प्यार भरी बातें बाद में करना, ऑफिस का वक्त हो गया है, मैं चलती हूँ। कमाल की बात है मैडम, आपके जॉब के चक्कर में मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ गई है। ज्यादा दिन के लिए नहीं छोड़नी पड़ी है अपनी जॉब, और तुमने अपनी मर्जी से छोड़ी है जनाब। तो क्या करता, बच्चे के देखभाल के लिए किसी एक को तो नौकरी छोड़नी ही थी ना। और तुमने अपनी जॉब इसलिए छोड़ दी क्योंकि तुम्हारी जॉब में प्रॉब्लम चल रही थी, और भगवान की दया से मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी। वैसे प्रशांत, तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे प्रॉब्लम कैसी दीपा, बस 1 साल की तो बात है, उसके बाद तो हमारा बच्चा स्कूल जाने लगेगा, मेरा मतलब प्ले स्कूल में, फिर मैं जॉब ज्वाइन कर लूंगा। और देखो, ये घर हम दोनों का है, हम दोनों को मिलकर चलाना है, इसमें शर्म या परेशानी कैसी। थैंक यू सो मच। तुम्हारे जैसी सोच के हस्बैंड बहुत कम है इस दुनिया में। चलो मैं ऑफिस जाती हूँ, देर हो रही है। दीपा जब शाम को ऑफिस से लौट कर आती है तो वो बहुत खुश थी। प्रशांत, सबसे पहले तुम चॉकलेट खाओ, तुम्हारी फेवरेट वाली। और लेकिन खुशखबरी क्या है, पहले ये बताओ। वो तो मैं तुम्हें बता ही दूंगी। अब देखो, तुम ना मेरे लिए इतने लकी हो। आज ही तुमने मेरी तारीफ की और आज ही मुझे। अरे क्या, जल्दी से आगे बताओ ना, मैं जाने के लिए पागल हो रहा हूँ। आखिर ऐसी कौन सी गुड न्यूज मिली है मेरी बीबी को जो उसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल गया है। जानते हो प्रशांत, मुझे एक फिल्म में एक्टिंग करने का ऑफर आया है। क्या, तुम्हें एक्टिंग करने का ऑफर? लेकिन ऐसे कैसे अचानक? प्रशांत, मेरे ऑफिस में रोज डायरेक्टर और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग आते रहते हैं, क्योंकि हमारी एक मॉडलिंग एजेंसी है। वहां पर वो नए नए टैलेंट की सर्च में आते हैं। हाँ, लेकिन तुम तो वहां ऑफिस में काम करती हो ना, फिर ये। अरे एक बहुत बड़े डायरेक्टर आए थे
आज हमारी कंपनी में, और उन्हें अपनी नई मूवी के लिए एकदम फ्रेश फेस चाहिए था। और जानती हो क्या, मुझे देखते ही उनके मुंह से निकला, ये बनेगी हमारी अगली फिल्म की हीरोइन। सच में यार, ये तो वाकई में बड़ी खबर है। मुझे तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा। तो विश्वास कर लो और जल्दी से सारी चॉकलेट खा लो, क्योंकि तुम्हारी बीवी ना हीरोइन बनने वाली है। लेकिन दीपा, हीरोइन बनने के बाद तुम मुझे और हमारे बच्चे को भूल तो नहीं जाओगी ना? पागल हो गए हो क्या तुम दोनों तो मेरी जान हो, कैसे भूल सकती हूँ। और इस तरह दीपा एक्टिंग करने लग गई। उसका करियर अब काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक दिन दीपा के बेटे को बुखार आ जाता है। दीपा, आज तुम भी शूट पर मत जाओ ना, बच्चे को बहुत बुखार है, उसे तुम्हारी जरूरत है। ओहो प्रशांत, हमेशा से इसे तो तुम ही संभालते आए हो ना, और मैं शूट पर जाना कैंसिल नहीं कर सकती डार्लिंग। मेरी मूवी जल्दी रिलीज होने वाली है। अगर मैंने अभी से एटीट्यूड दिखाना शुरू किया ना, तो डायरेक्टर मुझे फिल्म से निकाल देगा। तुम्हारी बात सही है दीपा, पर हमारे बच्चे की तबीयत का सवाल है। वो रो रहा है, तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है। देखो प्रशांत, प्लीज कैसे भी मैनेज कर लो ना, और ये सब तो रोज रोज चलता ही रहेगा। मैं कब तक बच्ची का बहाना करके अपना करियर दांव पर लगाती रहूंगी। प्लीज मैनेज कर लो ना, मैं जा रही हूँ, बाय। दीपा जब शाम को घर लौट कर आती है। प्रशांत, कैसी तबीयत है इसकी? अभी तो ठीक नहीं है, आज दिन में बहुत रोया है, तुम्हें याद कर रहा था। तुम कुछ देर उसके साथ टाइम स्पेंड करो ना। आई एम सो सॉरी प्रशांत, लेकिन आउटडोर शूट के लिए ना मुझे 10 दिन के लिए मुंबई जाना होगा। लेकिन इस तरह अचानक तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे मुझे भी कहाँ पता था यार, अभी जब शूट पर गई थी ना, तभी फ्लाइट की टिकट और सब कुछ मिला है। देखो प्रशांत, तुम ना किसी भी तरह मैनेज कर लेना, मेरा जाना बहुत जरूरी है। दीपा प्लीज, मैंने तुम्हें एक्टिंग करने की परमिशन इसलिए नहीं दी थी कि तुम हमारे बच्चे पर भी ध्यान ना दो। कमाल करती हो, पूरा घर मैं चलाती हूँ, सारे खर्चे मैं उठाती हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ मैं, और तुम एक बच्चे को नहीं संभाल सकते? कहा ना मैंने, सिर्फ 10 दिन की बात है। ठीक है दीपा, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मुंबई जाने के बाद दीपा अपने हस्बैंड को फोन करके उसके बच्चे की तबीयत के बारे में भी नहीं पूछती। ये देखकर प्रशांत को बहुत बुरा लगता है। और फिर एक दिन दीपा का फोन आता है। कैसे हो प्रशांत? सॉरी यार, वो शूट में इतना बिजी हो गई थी ना, इतने दिन से तुम्हें फोन ही नहीं कर पाई। दीपा, कितनी बदल गई हो तुम। खैर छोड़ो, देखो हमारे बेटे को तुम्हारी बहुत जरूरत है, और अब तो तुम्हें गए हुए 12 दिन हो गए हैं। प्लीज वापस आ जाओ। प्रशांत प्लीज, तुम बात बात पर मुझे ताने देना बंद करो। और मुझे यहाँ से कहीं बाहर जाना है शूटिंग के लिए, तो मैं नहीं आ सकती। कोई बात नहीं दीपा, मैं वो भी संभालूंगी। वैसे तुमसे कहना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, इस घर में तुम ही एक कमाने वाली हो, तो प्लीज कुछ पैसे भेज दो। घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अरे अभी घर से निकलने से पहले ही 10,000 छोड़कर तो आई थी, कहाँ गए वो पैसे? फिर से पैसों की जरूरत क्यों है? दीपा तुम भूल गई, हम घर में रहते हैं, उसकी किस्तें चल रही हैं, हर महीने उसकी EMI आती है, और बच्चे को संभालने के लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, तो उसका पैसा तुम्हें ही देना होगा ना। ओह, आई एम सॉरी प्रशांत, तुम्हारे छोटे से घर की EMI मैं नहीं देने वाली। वैसे भी मुझे मेरे डायरेक्टर ने मुंबई में एक बंगलो दे दिया है, और मेरा मुंबई में रहना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है ना दीपा, मैं और हमारा बेटा भी वहीं आ जाएंगे, हम सब साथ में रह लेंगे। अच्छा है ना, तुम अपना करियर सेट कर लेना। प्रशांत, तुम कोई बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर तुम यहाँ आकर रहने लगे तो सारी इंडस्ट्री को पता चल जाएगा कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, और फिर मेरे करियर का क्या होगा? इस बारे में कभी सोचा है तुमने? ठीक है दीपा, मैं तुम्हारे पास मुंबई नहीं आऊंगा, लेकिन अगर कभी तुम्हारे बच्चे की याद तुम्हें आ जाए तो तुम प्लीज आ जाना। और इस तरह दीपा घर पर पैसे भेजना बंद कर देती है, जिसकी वजह से प्रशांत अपने घर की EMI नहीं भर पाता और उसे वो घर छोड़ना पड़ता है। घर छोड़ने के बाद प्रशांत अपने सबसे अच्छे दोस्त विवेक के घर आ जाता है।
विवेक प्रशांत का बहुत अच्छा दोस्त था और उसकी पूरी मदद कर रहा था। क्या हालत बना ली है यार तूने अपनी। इतनी अच्छी नौकरी थी, सब छोड़ दिया। विवेक, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। मैंने जो किया अपने बेटे के लिए किया। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो दीपा ने किया। मुझे भी इस बात पर भरोसा नहीं होता कि दीपा तेरे साथ ऐसा कर सकती है। लेकिन यार प्रशांत, अब तुझे भी ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। कदम उठाना पड़ेगा? तू कहना क्या चाहता है? देख, ये बच्चा तेरे अकेले का नहीं है। दीपा उसकी माँ है और तुम दोनों का फैसला था कि तू नौकरी छोड़ देगा और दीपा घर का खर्च चलाएगी। और अब वो इस तरह अपनी जिम्मेदारी छोड़कर भाग नहीं सकती। अरे तो क्या करूं मैं? उसके पैरों में जाकर दया की भीख मांगू? अरे उसने तो मुझे मुंबई तक आने से मना कर दिया है। देख प्रशांत, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं, अब मैं तुझे समझाता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि तेरा और तेरे बच्चे का भविष्य खराब ना हो और उसकी माँ को सबक मिल जाए कि उसने तुम दोनों के साथ गलत किया है। आखिर विवेक प्रशांत को क्या समझाना चाहता था? क्या दीपा फिर से अपने पति और बच्चे के पास लौट आएगी? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग। अब तक आपने सुना कि दीपा एक्टिंग करने के लिए अपने पति प्रशांत को छोड़कर मुंबई चली जाती है और वो अब प्रशांत को पैसे देने से भी मना कर देती है। प्रशांत अपने दोस्त विवेक के घर रहने लगता है। भाई सीधे सीधे बताना, आखिर करना क्या है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे अपनी पत्नी दीपा पर कोर्ट केस करना होगा। अरे तू पागल हो गया है क्या? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। उसने जो कुछ भी किया वो अलग बात है, लेकिन मेरे बच्चे की माँ है वो। मैं उस पर कोर्ट केस कैसे कर सकता हूँ? थोड़ा तो दिमाग से काम ले मेरे दोस्त। तू जिस बच्चे की बात कर रहा है उस बच्चे के साथ उसने क्या किया ये तुझे दिखाई नहीं देता। बीमारी में उसे छोड़कर चली गई। अब तेरे पास इस बच्चे के साथ रहने के लिए घर तक नहीं है। कैसी माँ है वो? लेकिन कोर्ट केस करने से क्या मिलेगा? जब वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती तो जबरदस्ती इन सब मामलों में उसे घसीटने से क्या होगा? देख प्रशांत, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तेरी जिंदगी में कुछ भी गलत हो। और इस वक्त जो मैं तुझे समझा रहा हूँ, यकीन मान तेरे भले के लिए कह रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे ये सब करने का मन बिल्कुल भी नहीं है। अपने लिए ना सही, लेकिन अपने छोटे बच्चे की तरफ तो देख। इसकी माँ छोड़कर चली गई, वहां तक तो ठीक था, लेकिन यार इसे भी तो रहने के लिए घर चाहिए ना। और वो घर जो तेरा अपना था, लेकिन तेरी बीवी की वजह से अब बैंक वालों के हाथों में चला गया है। शायद तू ठीक कहता है। चल ठीक है, तो अपनी जान पहचान का कोई वकील बता और मैं दीपा पर कोर्ट केस कर देता हूँ। कुछ दिनों के बाद दीपा के पास जब कोर्ट का नोटिस पहुंचा तो वापस वो अपने शहर लौट आई, लेकिन प्रशांत के पास नहीं, बल्कि एक होटल में जाकर रहने लगी। कोर्ट में प्रशांत का वकील। जज साहब, ये है मिसेस दीपा। जानते हो उन्होंने क्या किया? इन्होंने बच्चा होने के बाद जबरदस्ती अपने पति की नौकरी छुड़वाई, ये कहकर कि वो नौकरी करके घर चलाएंगी, अपने पति और बच्चे की फाइनेंशियली हेल्प करेंगी। दीपा का वकील। जज साहब, ये साहब तो कुछ भी बोल रहे हैं। दीपा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो बस अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चली गई थी। और रही बात नौकरी छोड़ने की, तो प्रशांत ने अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ी है। उस पर किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। जज साहब, बच्चे के आने के बाद दीपा और प्रशांत के बीच में ये समझौता हुआ था। आपके पास इस बात का कोई सबूत है? किसी तरह की कोई लिखा पड़ी हुई हो दीपा और प्रशांत के बीच, तो बताइए आप। जज साहब, जब मियाँ और बीवी के बीच इस तरह के फैसले होते हैं ना, तो लिखा पढ़ी नहीं होती, आपसी बातचीत से ही काम होता है। और उस दौरान प्रशांत और दीपा के बीच का रिश्ता काफी नॉर्मल था, इसलिए एक बार में ही दीपा के कहने पर प्रशांत ने अपनी नौकरी छोड़ दी।
उसका मतलब आपके क्लाइंट प्रशांत के पास खुद का दिमाग ही नहीं है। अरे आज के ज़माने में कोई भी लड़का बच्चे को पालने के लिए नौकरी छोड़ता है क्या? आपका क्लाइंट झूठी मूठी कहानियां बना रहा है, क्योंकि मेरी क्लाइंट बहुत बड़ी हीरोइन बन गई है, उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वो उनसे पैसा ऐंठना चाहता है। जज साहब, मेरे क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। सच तो यह है कि मिसेस दीपा अपनी जिम्मेदारियों से भागकर मुंबई चली गई। उन्होंने पलटकर अपने बच्चे की तरफ देखा तक नहीं। ऑर्डर ऑर्डर, मिसेस दीपा को बुलाया जाए, पूछताछ की जाएगी। हाँ तो मिसेस दीपा बताइए, आखिर क्या इरादे थे आपके अपने पति की नौकरी छुड़वाने के पीछे? यही ना कि बच्चे को जन्म तो दे दिया, फिर हमेशा के लिए उसे अपने बाप के पास छोड़कर आप चली जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए मुंबई गई थी और प्रशांत ने नौकरी बच्चे की देखभाल के लिए छोड़ी थी। तो आप मानती हैं कि प्रशांत ने नौकरी आपके और प्रशांत के बच्चे के लिए छोड़ी थी? तो एक बात बताइए मिसेस दीपा, अगर आप मुंबई रहने लगी थी तो आप अपनी फैमिली को भी तो अपने साथ ले जा सकती थी। हाँ, लेकिन मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे कई सारी बातें मीडिया से छुपा कर रखनी पड़ती है। सुना आपने जज साहब, मिसेस दीपा की बातों से साफ साफ जाहिर होता है कि सिर्फ मीडिया और इंडस्ट्री से इस बात को छुपाने के लिए कि वो शादीशुदा हैं, उन्होंने अपने पति और बच्चे को यहीं छोड़ दिया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उनके कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। और ठीक है, अगर वो मुंबई में अकेली भी रहती हैं तो इससे ये कैसे साबित होता है कि उन्होंने अपने पति और बच्चे की जिम्मेदारी से हाथ पीछे कर लिए? वो इस तरह साबित होता है माय लॉर्ड कि मिसेस दीपा ने घर की ईएमआई के लिए पैसे देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनके पति और बच्चे को अपना घर छोड़ना पड़ा और वो अपने एक दोस्त के घर में रहते हैं। मिस्टर प्रशांत को बुलाया जाए, आगे की कार्यवाही के लिए उनसे पूछताछ की जाएगी। मिस्टर प्रशांत, क्या कहेंगे आप? नौकरी छोड़कर बैठे हैं और सारा इल्जाम बीवी के ऊपर। कमाल के आदमी निकले यार आप तो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा से चाहता था कि वो हमारे साथ रहे, लेकिन हीरोइन बनने का फितूर उसके दिमाग में ऐसा चढ़ा कि वो अपने परिवार को ही भूल गई। देखिए मिस्टर प्रशांत, ये कोर्ट है और यहाँ पर इमोशनल बातों के लिए कोई जगह नहीं। आप ये बताइए कि आपके घर की ईएमआई ना देने की वजह से आपका घर बैंक वालों ने वापस ले लिया, या फिर कुछ और ही मसला है? आप कहना क्या चाहते हैं वकील साहब? और क्या बात हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सारा पैसा अय्याशियों में उड़ा दिया हो और कर्जा ना चुका पाने के कारण बैंक ने आपका घर जब्त कर लिया? जज साहब, ये मेरे क्लाइंट से किस तरह की बात की जा रही है? मैं आपको साफ साफ बता चुका हूँ कि मिसेस दीपा ने घर की ईएमआई के पैसे नहीं दिए और इसलिए बैंक ने मिस्टर प्रशांत और मिसेस दीपा का घर जब्त कर लिया। आपके पास कोई सबूत है मिस्टर प्रशांत? आपके पास कोई सबूत है? और अगर है तो प्लीज अदालत में पेश कीजिए। माफ कीजिए, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तभी अचानक से विवेक वहां पर पहुंचता है। जज साहब, मेरे पास सबूत है। वो क्या है ना, मेरा दोस्त अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा लेकिन उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगा। ये रहे घर के पेपर्स और उसके साथ अटैच डॉक्यूमेंट्स। इन पर साफ साफ लिखा है कि घर को बैंक ने इसलिए जब्त किया है क्योंकि इसकी ईएमआई मिसेस दीपा ने दी ही नहीं। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट हो जाते हैं और दीपा को ये आदेश मिलते हैं कि वो घर के सारे पैसे चुकाएगी। मजबूरी में दीपा को कोर्ट के आदेश मानने पड़ते हैं। कुछ साल इसी तरह निकल जाते हैं, लेकिन वक्त बदलता है। अब दीपा के पास एक्टिंग के कोई ऑफर्स नहीं आते, उसके सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं और एक बार फिर से वो मुंबई से लौटकर अपने घर यानी कि प्रशांत और अपने बेटे के पास आती है। प्रशांत, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या हुआ दीपा, अचानक इस तरह? और तुम्हारी ये हालत, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया?
तुम्हारा शरीर इतना थका हुआ और कमजोर। वो 4 दिन की चांदनी वाली जिंदगी थी प्रशांत। जब तक मेरे हाथ में एक्टिंग थी तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों तक किसी फिल्म का ऑफर नहीं मिला, इंडस्ट्री ने मुझे निकाल कर बाहर कर दिया। तो तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो दीपा? यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन तुम और मेरा बेटा तो हो ना प्रशांत, मुझे तुम लोगों के साथ रहना है। देखो दीपा, मैंने तो हमेशा तुमसे प्यार किया और तुम्हारी हर गलती को माफ कर दिया, लेकिन अब सवाल हमारे बेटे का है और मैं अपने बेटे के साथ रहूंगा। मैं भी तो तुम्हारे और अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। तभी प्रशांत और दीपा का बेटा वहां पर आ जाता है। बेटा, तुम मम्मा के साथ रहोगे ना? देखो, मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। नहीं, अब बहुत गंदी है। अब मुझे छोड़कर चली गई थी। अब मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे पापा के साथ रहना है। प्रशांत प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अब तुम लोगों के साथ रहने दो। नहीं दीपा, बहुत देर हो चुकी है। याद करो वो दिन मैंने तुम्हारे सामने कितने हाथ जोड़े थे, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब मैं दोबारा तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। अर्जुन और नताशा पिछले 11 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। स्कूलिंग साथ में खत्म की और अब कॉलेज में भी साथ है। रिश्ता प्यार से दोस्ती में कब बदल गया उन्हें खुद ही पता नहीं चला। अब कॉलेज में उनका प्यार परवान चढ़ रहा था। दोनों रोज साथ में रेस्टोरेंट और मूवी जाया करते थे। हर जगह पर वे दोनों एक साथ ही पाए जाते थे। उनके प्यार के चर्चे हर जुबान पर थे। नताशा, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम अब मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरी जरूरत बन गई हो। अब तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं कटता। अर्जुन, आई लव यू टू। मुझे तुमसे प्यार है। तो क्यों ना इस रिश्ते को नाम दे दिया जाए? मैं कुछ समझी नहीं अर्जुन। अरे यार छोड़ ये सब, आज तो मेरे घर चलो, तुम्हें माँ से मिलाता हूँ। अर्जुन नताशा को अपने घर ले जाता है। माँ देख, तुझसे मिलने कौन आया है। आओ बेटी, बैठो। ये तो बड़ी प्यारी है अर्जुन। वैसे कौन है ये? अरे कौन हो सकती है माँ, ये तेरी बहू है। ये क्या कह रहे हो तुम अर्जुन? मैंने तुमसे प्यार क्या किया? तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी तुमसे। जस्ट गो टू हेल। What? अर्जुन की आंख में पानी भर जाता है और वो नताशा से कुछ नहीं कह पाता और नताशा उसके घर से चली जाती है। उसी रात अर्जुन अपने बचपन के एक फ्रेंड को कॉल करके अपने दिल का हाल बताता है। पल्लवी, नताशा ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। उसने मेरा दिल तोड़ दिया। खुद को संभालो अर्जुन। तुम्हारी लाइफ में जल्दी कोई अच्छी लड़की आएगी जो तुम्हारी जिंदगी को प्यार से भर देगी। नहीं पल्लवी, मुझे अब जिंदगी में कोई नहीं चाहिए। मैं अकेला ही ठीक हूँ। मुझे अब नफरत सी हो गई है प्यार के नाम से। दिन बीत जाते हैं और उधर नताशा की शादी किसी और रईसजादे से हो जाती है और इधर अर्जुन उसकी यादों में खुद को बर्बाद कर लेता है। बेटा, कब तक तू ऐसे उदास पड़ा रहेगा? अब तो तू ऑफिस भी नहीं जाता। ऐसे कब तक चलेगा? मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, अब तू भी शादी कर ले। नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं किसी लड़की से नहीं मिलना चाहता। अब मैं अपनी जिंदगी में अकेले ही रहना चाहता हूँ। दिन जैसे जैसे बीतते जाते हैं अर्जुन वापस अपने काम में व्यस्त हो जाता है और इधर पल्लवी उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है। पल्लवी और अनामिका के समझाने पर अर्जुन शादी के लिए राजी हो जाता है। अर्जुन और प्रेरणा की शादी हो जाती है। हम साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। इस सफर में तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। अर्जुन, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। ये शादी मैंने अपने घर वालों के कहने पर की है। मेरा दिल तो किसी और के लिए ही धड़कता है। तुम मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दो और मुझे जाने दो। ये तुम क्या बोल रही हो? और अगर ऐसा था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? मना कर देती। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं मजबूर थी। प्रेरणा पहले की तरह ही अपने बॉयफ्रेंड से मिलती जुलती रहती है और एक दिन अनामिका उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। अर्जुन, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है? मुझे सब पता है माँ, उसने मुझे पहली रात ही सब कुछ बता दिया था। मेरी किस्मत खराब है कि मुझे ऐसी लड़की मिली। सब लड़कियां एक जैसी ही होती हैं, सब की सब धोखेबाज हैं। नफरत है मुझे इन लड़कियों से। अनामिका अपने बेटे का दुख
देख नहीं पाती है और प्रेरणा से अपने बेटे को तलाक देने को कहती है और उन दोनों का तलाक करवा देती है। अर्जुन गुमसुम सा रहने लगता है और खुद को यादों के जाल में गिरफ्त कर लेता है। एक दिन पल्लवी अर्जुन के घर उससे मिलने आती है। नमस्ते आंटी, अर्जुन कहाँ है? आओ बेटी, क्या बताऊं तुम्हें, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है। अर्जुन के तलाक के बाद उसने खुद को पुरानी यादों में कैद कर लिया है। ना किसी से मिलता है और ना ही किसी को अपने दिल का हाल बताता है। जाओ उससे मिल लो, वो अपने रूम में है। हाय अर्जुन, कैसे हो तुम? आजकल तुम्हारी कोई खबर ही नहीं और तुम कभी फोन भी नहीं करते, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही तुमसे मिलने आ जाऊं। ऐसा नहीं है पल्लवी, मेरी जिंदगी कब्रिस्तान की तरह हो गई है। मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। जो भी मेरे जिंदगी में आया उसने मुझे धोखा ही दिया। पता नहीं भगवान मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है। ऐसा नहीं है अर्जुन, तुम इस तरह की बातें मत करो। भगवान सबके साथ अच्छा ही करता है। क्या पता इन चीजों के पीछे कुछ अच्छा छुपा हुआ हो। ये लड़कियां तुम्हारे लायक ही नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की धोखेबाज ही होती है। लड़की तो वो है जो एक बार किसी को अपना दिल दे दे तो पूरी जिंदगी उसी के इंतजार में बिता देती है। पता नहीं पल्लवी, लेकिन मेरे नसीब में किसी का प्यार नहीं। पल्लवी रोज किसी ना किसी बहाने से अर्जुन के घर आने लगती है और उसकी जरूरतों का ख्याल रखने लगती है। पल्लवी के साथ अर्जुन भी खुश रहने लगता है और ये सब अनामिका देख रही होती है। अनामिका के मन में ख्याल आता है कि पल्लवी को भगवान ने उसके बेटे के लिए ही बनाया है। जिस तरह से वो उसका ख्याल रखती है कोई नहीं रख सकता, और मन ही मन पल्लवी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। एक दिन अनामिका अपने बेटे से पल्लवी के बारे में बात करती हैं। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़े। तू अपनी किस्मत को क्यों दोष देता है? माँ, मैं अब किसी के बारे में नहीं सोचना चाहता हूँ। कोई भी लड़की मेरी जिंदगी में अब नहीं आ सकती। सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं बेटा। अब तू अपनी पल्लवी को ही देख ले, वो तेरा कितना ख्याल रखती है। माँ, वो मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। दोस्ती को प्यार में बदलने में कितना वक्त लगता है बेटा, और अच्छी लाइफ पार्टनर इसे ही तो कहते हैं जो हर वक्त तेरे साथ खड़ी रहे, हर अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दे। और ये सब गुण हमारी पल्लवी में है। उससे अच्छी लड़की तो तुझे मिल ही नहीं सकती। नहीं माँ, नहीं, तुम नहीं समझ रही हो। अरे नालायक, तू उससे बात करता है या मैं करूं? बहू तो मेरी वही बनेगी अब। माँ की बात सुनने के बाद अर्जुन को पल्लवी की हर एक बात याद आने लगती है और उसे महसूस होता है कि वो उसे पसंद करता है। माँ की जिद करने पर वो पल्लवी से बात करने के लिए उसके घर जाता है। पल्लवी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या हम थोड़ी देर के लिए बाहर चल सकते हैं? अर्जुन पल्लवी को उसके फेवरेट रेस्टोरेंट ले जाता है जहां उसने पल्लवी के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा था। पल्लवी सब कुछ देखकर सरप्राइज हो जाती है। अर्जुन, ये सब कुछ मेरे लिए है? हाँ पल्लवी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। तुम्हारा प्यार पहचानने में मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब और नहीं। मुझे तुमने ये एहसास दिलाया है कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती। अर्जुन अपने घुटनों पर बैठकर पल्लवी को प्रपोज करता है और शादी के लिए कहता है। पल्लवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। हाँ अर्जुन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं थी। माँ का आशीर्वाद लेकर दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं।